हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ के द्वारा दिए गए ईडब्ल्यूएस पर दिए गए एक फैसले का जिक्र करने जा रहा हूं। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक फैसला दिया है। वो फैसला जिस केस में आया उसमें आदित्य नारायण पांडे ने ये तर्क दिया था। इनके वकील इधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब थे। उनका साथ दे रहे थे मनीष सिंह, जॉर्ज पोदार, सागर और मोनिका सिंघल। इनमें से और लोग वहां हाई कोर्ट में उपस्थित थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कपिल सिब्बल ने यह तर्क दिया था कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इसका लाभ मिलना चाहिए। केवल जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर भी इसको देखा जाना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2019 में संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में जाने के पहले इसको लागू किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने। पारित तो ये 2018 अंत तक ही हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने और लागू करने में फरवरी आ गया। उस समय जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे, जितने भी एनडीए रूल्ड स्टेट्स, उसमें बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और एनडीए के साथ थे, उन्होंने भी इसे लागू किया था। दूसरे शब्दों में नीतीश कुमार की सरकार ने भी इसे लागू किया था, तो ये बिहार के लोगों पर भी लागू होता है। आप सभी लोग पता, अनुच्छेद 226 के कारण हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक होता है, व्यापक होता है। चूंकि हाई कोर्ट के पास सीधे लीगल राइट्स के वायलेशन और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन दोनों के लिए जाया जा सकता है। लीगल राइट्स जिसमें जमीन जायदाद आदि में सरकार कंपेंसेशन मुआवजा देती है, लेकिन आप उसे लेने से रोक नहीं सकते सार्वजनिक उद्देश्य से। उसमें अगर उसने बाजार कीमत पर कुछ नहीं दिया है आपको मुआवजा, तो इस मामले में आप हाई कोर्ट का सीधे दरवाजा खटखटा सकते हैं। या ऊंचे वैल्यू जैसे 50 लाख या उससे अधिक वैल्यू की चीज़ों में आप सीधे जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जाते नहीं। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इस मामले में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लागू कर रखा है। दूसरे शब्दों में, जो फैसला हाई कोर्ट जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में दे देता है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता। इसका मतलब कि हाई कोर्ट का फैसला ही अंतिम मान लिया जाता है। अंतिम या अनंतिम आप कह सकते हैं। पुनः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट माना जाता है, जबकि जिला स्तर पर जो अदालतें काम करती हैं उनको अधीनस्थ अदालत कहते हैं। इस मामले में अनुच्छेद 227 में सुपरिंटेंडेंस का पावर हाई कोर्ट के संबंधित हाई कोर्ट के पास होता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक होता है। एक बार गुजरात के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस BN खरे, वह वर्ष 2005 की बात है, उनके खिलाफ ही गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिर गुजरात के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया था। उसमें भट्टाचार्य साहब गुजरात के चीफ जस्टिस थे, तो गुजरात के चीफ जस्टिस ने एक बेंच बनाया था। फिर उस बेंच ने उस वारंट, गिरफ्तारी के वारंट जो इशू किया था, उसने उसको वारंट को यानी स्टे कर दिया। फिर उसके बाद उस जज को नौकरी से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जिला अदालतों के जजों के लिए या अधीनस्थ अदालत के जजों के लिए सीधे काल होता है। इसीलिए अगर हाई कोर्ट का एक अदना सा एडिशनल जज भी जो 2 साल के लिए होता है हाई कोर्ट में, अगर वो भी चला जाए तो जिला कोर्ट के वकीलों की घिघी या जजों की घिघी बन जाती है और वे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि संबंधित हाई कोर्ट के पास अधीनस्थ अदालतों को लेकर के बहुत व्यापक अधिकार होते हैं और उन अधिकारों का प्रयोग यदा कदा हाई कोर्ट करता है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को सुपीरियर कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर हैं, जैसे संविधान की व्याख्या का अधिकार या किसी भी कानून को समझाने या उसमें सार तत्व निर्धारित करना, वो भी संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। हाई कोर्ट जनरली ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देता है। सर्टिफिकेशन यानी जिसमें
1 महीना 30 दिन के भीतर अप्लाई करना होता है, उस तरह के सर्टिफिकेट भी जारी कर देता है। आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के किसी भी पीठ ने अगर कोई फैसला दिया है, हाई कोर्ट का कोई पीठ है, जैसे यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट मेन है, उसकी एक पीठ लखनऊ है, तो लखनऊ की पीठ ने भी फैसला दिया तो हाई कोर्ट का ही फैसला माना जाएगा। ऐसा नहीं है उसमें फिर से कोई रिव्यू पिटिशन की व्यवस्था है, वो हाई कोर्ट की ही व्यवस्था मानी जाएगी और हाई कोर्ट मेन ब्रांच की व्यवस्था मानी जाएगी। इसमें तो चीफ जस्टिस खुद इन्वॉल्व थे और चीफ जस्टिस और एक और जूनियर जज ने, पुणे जज उनको कहते हैं, जो कि सुरेश जैन थे, वो दोनों ने मिल करके फैसला दिया था, तो एक प्रकार से हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच हो गया। डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया था, तो ये केंद्र सरकार के किसी भी विभाग या किसी मामले में फैसला दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे नहीं किया तो ये अन्य लोगों पर भी लागू होगा। और अपने फैसले में इन्होंने साफ साफ कहा है कि आदित्य नारायण पांडे केस में जो चीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर लागू होगी वो इस कैटेगरी में आने वाले सभी लोगों पर लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि इस संबंध में पूरे देश में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही लोग आते हैं जिनको सामान्य रूप से एससी एसटी या ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण नहीं मिला है। मीडिया वाले मोटे तौर पर सवर्ण आरक्षण करके चिल्लाते रहते हैं। अब इसमें 2 सवाल उठता है, क्या अपर एज रिलैक्सेशन के मामले में भी हाई कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है? क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर भी कोई दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसमें 3 अटेम्प्ट तो दिया है एक्स्ट्रा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 6 अटेम्प्ट तो नॉर्मली जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मिलता है। 32 साल की उम्र है, यानी वो 32 साल की उम्र तक 6 अटेम्प्ट तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो इनको एक्स्ट्रा दिया है, वो एज रिलैक्सेशन तो दिया है 3 साल का, यानी 35 साल की उम्र तक अटेम्प्ट 6 होगा कि 9 होगा, इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये हिंदी अखबारों के अनुसार तो अटेम्प्ट्स भी दे दिया है 3 एक्स्ट्रा। और ये बात अभी डीओपीटी ने अपने किसी नोटिफिकेशन में, स्पष्ट ने अभी नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया है, तो जब तक वो जारी नहीं करता है तब तक इस संबंध में हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि भाई ऐसा है उनको 9 अटेम्प्ट मिलेगा कि नहीं। लेकिन अपर एज लिमिट 3 साल रिलैक्स कर दिया है, ये तो साफ साफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने अपने फैसले में ही कहा है कि भाई जिनका सिचुएशन समान है उन सब पर ये लागू होगा। दूसरे शब्दों में यूपीएससी में बैठने वाले सभी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मैं सुझाव देता हूं कि वो यूपीएससी के सेक्रेटरी को फोन करके इस बाबत चीजें पूछ लें, या डीओपीटी का अगर नंबर मिल जाए तो उसके सेक्रेटरी को फोन करके इस बाबत चीजें पूछ लें। क्योंकि डीओपीटी के अंतर्गत ही यूपीएससी आती है और यूपीएससी वही करती है जो डीओपीटी अपने नोटिफिकेशन में कहता है। जितेंद्र सिंह जी इस मामले में उसके मंत्री हैं। वैसे कार्मिक मंत्रालय का एक विभाग है और कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के ही अधीन होता है, उसका कैबिनेट मंत्रालय प्रधानमंत्री के ही अधीन होता है। लेकिन राज्य स्तर का मंत्री उसमें सर्वे सर्वा होता है, काम धाम डे टू डे बेसिस पर वही देखता है। तो जितेंद्र सिंह से किसी का पर्सनल रिलेशन है तो उनसे फोन करके इस मामले में या उनसे बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं। डीओपीटी के सेक्रेटरी को भी फोन कर सकते हैं या यूपीएससी के सेक्रेटरी को फोन करके, सबसे डेप्यूटी सेक्रेटरी भी बता देगा, फोन करके आप इस बाबत जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस संबंध में ज्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन तो है, यह डेट भी एक्सटेंड कर दी, 1 सप्ताह डेट खत्म हो रहा है। 18 तारीख को शायद डेट थी उसकी आखिरी फॉर्म भरने की, उसको 1 सप्ताह बढ़ा दिया है। यानी यूपीएससी ने अभी कोई नोटिफिकेशन जारी किया है नहीं, जारी लेटेस्ट तो हमने देखा नहीं, लेकिन डीओपीटी ने जारी नहीं किया था ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक। अब ये दूसरी बात है कि वर्किंग डे है आज, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, नहीं तो कंटेम्प्ट हो सकता है। चूंकि हाई कोर्ट के पास भी पावर है कंटेम्प्ट का, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही, तो इसमें सरकार के विरुद्ध कंटेम्प्ट हो सकता है। तो सरकार ऐसी गलती करेगी नहीं। अभी आदेश की कॉपी मिली नहीं होगी, लेकिन मैं सुझाव देता हूँ, आज 18 तारीख है, अभी मैं सुझाव देता हूँ कि आप सेक्रेटरी से बात करके, यूपीएससी के या डिप्टी सेक्रेटरी से बात करके इस फॉर्म को भर ही दीजिए तो अच्छा रहेगा।
इसके लिए आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसमें इस मामले में 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। धन्यवाद।